हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जो भी प्रमुख पर्वत स्थित हैं, है ना। एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, इसीलिए अपन को अच्छे से तैयारी करनी है और ये भी देखना है कि मतलब डेली स्टडी करनी है। डेली 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ये नहीं कि बरसाती मेंढक की तरह टर के 2 दिन पढ़ा, फिर 10 दिन का गैप कर दिया, फिर 2 दिन पढ़ा, तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि आपको पता है तो 2 प्रमुख पर्वत पाए जाते हैं, है ना। तो पहला तो ये हो जाएगा क्या, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और दूसरी क्या हो जाएगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये क्या है, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली गई है। दिशा ऐसे ही बनाते हैं ना, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों श्रृंखलाएं विस्तृत हैं। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 2 प्रमुख पर्वत हैं कौन कौन से हैं, तो सतपुड़ा पर्वत है और विंध्याचल पर्वत। अब हम देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत के बारे में देखते हैं, मतलब सतपुड़ा मैकल श्रेणी, है ना, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो पहली हो जाएगी क्या, सतपुड़ा मैकाल पर्वत, इसको हम देखेंगे पर्वत, इसको हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बुरहानपुर दर्रे, मतलब पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी भाग तक इसकी लंबाई कितनी है, तो 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ऊंचाई की बात करते हैं कि पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की बात करते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, औसत ऊंचाई है इसकी 900 मीटर। यह श्रेणी 3 भागों में पाई जाती है, एक तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। 3 भागों में विभाजित किया गया है इसको। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में क्या आ जाता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक का जो भी भाग है वो क्या पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है, और बुरहानपुर दर्रे से लेकर के मैकल श्रेणी तक जो भी भाग फैला हुआ है तो उसको पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो ये अर्धचंद्राकार आकार की ये श्रेणी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं, है ना। इसके बीच से कौन सी नदी पाई जाती है, ये ऊपर विंध्याचल पर्वत है, इसके बीच से कौन सी नदी पाई जाती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। मैंने पहले ही बताया था कि दरारी उद्भेदन के द्वारा 2 प्लेटें जब आपस में खिसक जाती हैं तो बीच में क्या हो जाती है, खाई का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। तो वैसे ही नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो चलिए देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की लंबाई कितनी है। तो लंबाई देखेंगे 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया तो 900 मीटर इसकी चौड़ाई है। सतपुड़ा श्रेणी इसमें क्या है, सबसे मतलब एक जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में, मतलब सतपुड़ा श्रेणी में ही पाया जाता है। तो एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, पचमढ़ी है ना। एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, पचमढ़ी। कहाँ पाया जाता है, तो सतपुड़ा श्रेणी में। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। अब देखेंगे कि जो ये कैमूर, मतलब कि जो कैमूर पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी ये किसके बीच, कैमूर पर्वत श्रेणी और भांडेर पर्वत श्रेणी किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है, तो नर्मदा और गंगा यमुना के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। लेकिन इसको अपन विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पढ़ेंगे, है ना। अब ये जो सतपुड़ा श्रेणी है वह नर्मदा और तापी के बीच में क्या करती है, यहाँ से ताप्ती नदी बहती है ना। ताप्ती नदी बहती है तो किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है, सतपुड़ा श्रेणी। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच क्या करती है, जल विभाजक का
कार्य करती है ना। सबसे ऊंचा स्थान जो है धूपगढ़ है ना, कहाँ पर स्थित है। तो चलिए अब देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो सतपुड़ा श्रेणी को जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत है, यह पर्वत श्रेणी है, इसको कितने 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग तो ये हो गया है ना, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। दूसरा भाग हो गया पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा भाग हो गया कौन सा? मैकाल पर्वत श्रेणी। मैप के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो समझते हैं। तो चलिए इसमें भी देखते जाते हैं कि चलिए देखते हैं पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को, मतलब इस भाग को। तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी पहला भाग हो गया है ना। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में देखेंगे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में जो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी से क्या कर दिया था, मैंने पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती का उद्गम करवा दिया था, मतलब ताप्ती नदी को निकलवा दिया था। वो गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नहीं निकलती है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती निकलती है ना। तो प्रमुख नदी क्या है? यहाँ पर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी का उद्गम होता है यहाँ से। अब उद्गम के बाद देखते हैं तो इसकी स्थिति देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से, ये पश्चिमी भाग कहलाया, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। इसी को राजपीपला श्रेणी कहते हैं। इसी को बड़वानी की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ, सीरगढ़ की पहाड़ियाँ और बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा है ना। इसकी स्थिति देखेंगे। स्थिति क्या है इसकी? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से कहाँ तक? बुरहानपुर गैप तक। बुरहानपुर गैप तक कौन सी पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है? इसको क्या कहा जाता है? राजपीपला की पहाड़ियाँ, राजपीपला, बड़वानी, अखरानी, असीरगढ़ और बीजागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। चलिए हमने पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को देख लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की ओर। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरा भाग सतपुड़ा श्रेणी का, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी को देखेंगे तो बुरहानपुर गैप के पूर्व की ओर मैकाल पर्वत श्रेणी तक जो भी श्रेणी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं, है ना। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। इस पर ही सबसे ऊंचा स्थान पाया जाता है। इस पर ही सबसे ऊंचा स्थान स्थित है धूपगढ़, है ना, 1350 मीटर, जो कि किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। सबसे वर्षा वाला स्थान भी यहीं पर स्थित है, पचमढ़ी। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के तौर पर, है ना। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, जैसा कि मैंने बताया आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो बुरहानपुर गैप से पूर्व की ओर मैकाल श्रृंखला तक के भाग को क्या कहते हैं? पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। इसी में सबसे ऊंचा स्थान क्या पाया जाता है? धूपगढ़ पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर, है ना, मीटर ऊंची है। और यह किस पर्वत पर पाई जाती है? तो महादेव पर्वत पर इसकी स्थिति है, महादेव पर्वत पर, है ना। यहाँ पर एक स्थान भी पाया जाता है महादेव पर्वत, मतलब पचमढ़ी में ही महादेव पर्वत पाया जाता है। तो पचमढ़ी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर होती है। एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन और मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना। तो
कालीन राजधानी, राजधानी। और क्या है ये? तो एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन। ठीक है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी को हमने देख लिया। इसी के जो पूर्वी, ये सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है वो किसके मध्य विभाजक का कार्य करती है? ये तो हमने पहले ही देख लिया था, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी की ओर। चलिए अब इसके तीसरे भाग की ओर, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है ना, इसके बारे में जानते हैं। तीसरी है मैकाल पर्वत श्रेणी। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैप में ही कि यह मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है, तो डिवाइड करेंगे तो ये पूर्वी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी स्थित है। मैकाल पर्वत श्रेणी किस आकार की है? तो अर्धचंद्राकार आकार की है। ये आपको मैप से ही देख देख कर के लिखना है ना, आपसे आना चाहिए, क्योंकि मैप बन गया तो आपसे मतलब उसकी व्याख्या करते बन जाएगा। तो मैकाल पर्वत श्रेणी हो गई यहाँ पर, अर्धचंद्राकार आकार में है और मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो पूर्व भाग में, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। मैकाल पर्वत श्रेणी को देखते हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी आकार देखते हैं तो अर्धचंद्राकार है इसका आकार। अब देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला का। नर्मदा, सोन और जोहिला 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे वाला भाग विंध्याचल पर्वत श्रेणी को, जो दूसरी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये रही हमारी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है ना। उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका जो पूर्वी विस्तार को हम किस नाम से जाना जाता है? भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है ना। भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी किसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो नर्मदा, और यहाँ पे कौन सी नदियाँ रहती हैं? तो गंगा और यमुना के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। विंध्याचल पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत समझते हैं? अवशिष्ट मतलब कि अपर्दन की क्रिया द्वारा जो पर्वत की जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो कट छट कर अलग हो जाती हैं, और जो कठोर चट्टानें होती हैं वह बची रह जाती हैं। तो उसके द्वारा जो निर्मित आकृति, मतलब जो अवशेष बचता है एक प्रकार से, उसे क्या कहते हैं? हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत क्या है? एक पहली बात तो एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसका विस्तार देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है ना। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में है। इसका पूर्वी विस्तार क्या है? भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। तो पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? पूर्वी विस्तार को भांडेर व कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और भांडेर और कैमूर श्रेणी किसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं? तो नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच। तो ये क्या है? ये जल विभाजक हैं। किसके बीच? तो नर्मदा और गंगा एवं यमुना के बीच, ये आना चाहिए आपसे, ठीक है। आपको ये फैक्ट पता है क्या कि विंध्याचल पर्वत को क्या है? विंध्याचल पर्वत सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है ना। मतलब सबसे
बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। किसका? भारत का। क्योंकि ये किसके किसके बीच विभाजन करता है? तो प्रायद्वीपीय नदियों के बीच करता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पाई जाती है गंगा प्रणाली की नदियाँ जो भी हैं, गंगा प्रणाली, और दक्षिण की ओर पाई जाती है कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियों, मतलब नदी प्रणाली के बीच, नदी प्रणाली को अलग करता है ना। इसीलिए इसे भारत के सबसे बड़े जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक, मैंने बता दिया है कि किसके किसके बीच विभाजन करता है, तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, तो मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र होगा, है ना। तो नदियों, क्या हो जाएगा? नदियों और उसकी जलधाराओं के द्वारा, है ना, उसकी जल धाराओं के द्वारा प्रवाह की जो प्रणाली विकसित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। प्रवाह की प्रणाली जो विकसित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। नदियाँ मिलके और उसकी जो सहायक जलधाराएं या सहायक नदियाँ मिलके जो एक प्रवाह की ओर एक जाल टाइप का जो क्रमित करती हैं या जाल टाइप की एक संरचना बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? कि अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि ये नदी हो गई तो इसका ये अपवाह क्षेत्र हो गया, जबकि इसमें जो और भी नदियाँ आके मिल गई, ये तो ये पूरा क्या कहलाया? इसका अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र कहलाया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में 6 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, उसको भी उपभागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को। अपवाह तंत्र कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 6 भागों में, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पहला गंगा अपवाह तंत्र, फिर आ जाएगा नर्मदा, गोदा, तापी, माही और महा। तो महा से आता है महानदी अपवाह तंत्र, तापी से आता है तापी अपवाह तंत्र, और गोदा से आएगा गोदावरी अपवाह तंत्र, है ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा और छठवां। अब देखेंगे कि गंगा अपवाह तंत्र को 3 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया, मतलब 3 उप अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया। कौन से हैं गंगा का? एक तो यमुना हो जाएगा, दूसरा सोन हो जाएगा और एक टोंस हो जाएगा। ठीक है, तो यमुना, सोन और टोंस, ये हो जाएंगे। अब यमुना में भी, यमुना के भी भाग हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं? चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया और सिंध हो गया। ठीक है, अब सोन नदी, तो सोन नदी का हो गया। गोदावरी का एक ही है, कौन सा है? गोदावरी को एक भाग में विभाजित किया गया है, एक उपविभाग में। कौन सा? बैनगंगा में। बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी के पारसवाड़ा पठार से, और कहाँ जाकर मिलती है? गोदावरी नदी में। तो ये कौन सा? गोदावरी नदी तंत्र हो गया। ठीक है, गंगा नदी को उसमें विभाजित किया गया है उप अपवाह तंत्र में, गोदावरी उप अपवाह तंत्र देख लिया हमने। अब चलिए ये हमने मोटे तौर पर देख लिया कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है। इसे हम स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम देखेंगे, आज हम थोड़ी सा इम्पोर्टेंट फैक्ट वो देखते हैं कि उत्तर
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो दक्षिण की ओर देखते हैं, दक्षिण की ओर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो बैनगंगा, है ना। बैनगंगा कहाँ से निकलती है, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से। वर्धा भी बहती है ना। वर्धा के बाद कौन सी, पेंच नदी बहती है दक्षिण की ओर। पूर्व की ओर सिर्फ सोन नदी बहती है, कहाँ पर मिलती है, और सोन नदी बहती है पूर्व की ओर, बघेलखंड के पठार से होते हुए कहाँ पर मिल जाती है, बिहार में, बिहार के पटना में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा, तापी और माही, है ना। जो भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं उनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, ज्वारनद मुख का निर्माण किया जाता है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से दो और नदियाँ निकलती हैं, सोन और जोहिला। उत्तर की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो केन, चंबल, काली सिंध, पार्वती और सिंध। ये कौन सी नदियाँ हैं, ये जो पूर्व की ओर बहती हैं। तो चलिए कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल हम पढ़ेंगे गंगा अपवाह तंत्र। तो गंगा अपवाह तंत्र के बारे में आप पढ़ के आएँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी जो प्लेलिस्ट है, मध्य प्रदेश की जो प्लेलिस्ट है, उसे वो मेरे मतलब जो वीडियो हैं उसी से मैंने उसमें ही ऐड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दी है उसमें। तो आपको जो भी क्वेरी है आपकी, आप उसे कमेंट करें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, और आपको जो भी टॉपिक की आवश्यकता है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।